तो देखिए स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमने पढ़ लिए हैं। अब उनको थोड़ा सा उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जल्दी से चर्चा करते हैं, और फिर अब थ्योरी लगभग खत्म है, न्यूमेरिकल्स ही करना है हमें। तो न्यूमेरिकल करना चालू स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इसमें जो सबसे पहला फोर्स टाइप का फोर्स है वो हमने बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो obvious सी बात है, जो अर्थ हम पर फोर्स लगाती है, वेट ऑफ द बॉडी कह सकते हैं ना, जो बॉडी पर वेट लगता है उसी को क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ये लग मान लीजिए कि अर्थ है इस तरीके से। अब यहाँ पे कोई पार्टिकल है m मास का, तो इस पे एक्सेलरेशन जो लगाएगी वो g है। तो सेकंड लॉ में हमने देखा मास इनटू एक्सेलरेशन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। तो ये जो बच्चों ये सेंटर ऑफ अर्थ है ना। तो ये जो फोर्स है ये हमेशा सेंटर, अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है, ये बात याद रखना आपको, है ना। और ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये mg लगता है। और हमेशा जो mg ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ये वेट भी कहलाता है। तो हमेशा जो वेट है वो सेंटर की तरफ लगता है, सेंटर की ओर, ये डायरेक्शन होगी। अगर आपका पार्टिकल यहाँ है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो ये सेंटर की तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ mg, है ना। अब बच्चे कई बार इसको ऐसे रखते हैं डाउनवर्ड, डाउनवर्ड लगता है बच्चों को, सही बात है। जब क्योंकि जो ज्यादातर केसेस होंगे उसमें, क्योंकि अर्थ का कर्वेचर जो है वो बहुत बड़ा है, तो हमें फ्लैट सरफेस दिखाई देती है। तो इस पे कोई भी ब्लॉक रखा रहता है तो हम बोलते हैं कि डाउनवर्ड लग रहा है mg, है ना। लेकिन एक्चुअली में कहने का मतलब ये होता है कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना। तो ये थोड़ा डायरेक्शन में कंफ्यूज मत होना, मतलब डाउनवर्ड कहना सही नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लो कि ऐसी सिचुएशन है, ये अर्थ अगर आपको बता दी जाए कि अर्थ है और कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है बच्चों, लेट सपोज, तो डाउनवर्ड का मतलब फिर तो वो नीचे गिर जाना चाहिए, बट ये गलत है ना, नीचे थोड़ी ना गिरेगा। ये फोर्स तो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है ना बच्चों। चाहे आदमी यहाँ खड़ा हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो अर्थ से दूर चला जाएगा, कोई आदमी तो होगा ही। क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो टूवर्ड्स सेंटर लगता है। ये करेक्ट डायरेक्शन है आपकी, mg, mg वेट ऑफ द बॉडी, है ना। हाँ, लेकिन जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी जीवन में जो चीजें आती है जिसके हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें उसको हमेशा डाउनवर्ड मानेंगे, क्योंकि फ्लैट सरफेस मानते हैं हम, है ना। तो टूवर्ड्स द सेंटर वो डाउनवर्ड हो जाता है, लेकिन रियलिटी में अपन को ये बोलना चाहिए कि जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा कहाँ लगता है बच्चों, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लिख सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमेशा ऐसा लिखा जाएगा। एंड इट्स डायरेक्शन, और इसकी जो डायरेक्शन होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की, क्योंकि फोर्स में वेक्टर क्वांटिटी, दो चीजें हमें पता होनी चाहिए फोर्स की। एक्चुअली में जो फोर्स है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, उसकी तीन चीजें पता होनी चाहिए, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन और एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। लेकिन इस चैप्टर में अभी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात होगी नहीं, इसलिए हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। रोटेशनल मोशन में एक चीज और इंक्लूड होगी कि आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए, डायरेक्शन निकालते भी आना चाहिए, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में भी समझ में आना चाहिए। लेकिन अभी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से लेना देना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जब उसका यूज आएगा तब बताया जाएगा। अभी तो आप ऐसा समझो, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए और डायरेक्शन निकालना चाहिए। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ग्रेविटेशनल फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इट्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन जो इसकी डायरेक्शन है इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसकी डायरेक्शन जो है बच्चों वो हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होती है, और फ्लैट सरफेसेस में हम बोल सकते हैं कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आई होप आपको ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड, और आपको बच्चों क्या निकालना आता होगा, डायरेक्शन, है ना। चलिए अब हम दूसरे फोर्स की चर्चा करते हैं, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट फोर्स है, इसके बिना काम नहीं बनेगा, इसमें सवालों में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, या फिर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी बोला जाता है, जो भी आप बोलना चाहें उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कई किताबों में इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और कई किताबों में बच्चों इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट किताबें पढ़ रहे हैं तो आप टेंशन मत लेना, आर का मतलब भी कांटेक्ट फोर्स है, या नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। और कई किताबों में इसको एन से डिनोट किया जाएगा, जैसे
SC वर्मा है वो N से डिनोट करते हैं इसको, है ना। और जो आपकी रिफ्रेशर्स वगैरह होती हैं जो NCERT को पढ़ने के लिए आप लोग यूज करते हैं, SL अरोरा वगैरह, तो उसमें ये ज्यादातर R से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हम N से ही रिप्रेजेंट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये समझ लेना कि वो R ही है, जो अगर दूसरी बुक से पढ़ रहे हो आप, है ना, तो उसमें कोई अंतर नहीं है ना। तो अननेसेसरी पढ़ते समय आप कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है भाई, जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं बच्चों, तो उन दो सरफेसेस को कांटेक्ट होने की वजह से जो फोर्स आता है उन दो बॉडीज के बीच में, उसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था FBD के दौरान, अभी भी वही एग्जांपल अगर हम लें, तो बच्चों ये टेबल है और टेबल के ऊपर ये बुक रखी है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस बुक पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है नीचे mg, लेकिन अगर एक ही फोर्स लग रहा है तो ये बुक तो नीचे आ जानी चाहिए थी ना, लेकिन ये बुक रेस्ट पे आपको दिखाई देती है। अगर रेस्ट पे है तो ऑब्वियस सी बात है इस mg को कोई तो कैंसिल कर रहा होगा। अच्छा, वो कैंसिल क्यों कर रहा है, क्यों हो रहा होगा, क्यों रेस्ट पर है, क्योंकि ये जो बुक का सरफेस है वो टेबल की सरफेस से कांटेक्ट में, क्योंकि अगर आप बुक को हवा में ले जाओ तो बुक पक्का नीचे गिर जाएगी, यानी कि टेबल के कांटेक्ट के आने के बाद वो रेस्ट पे हुई है, तो टेबल का जो कांटेक्ट है वो उसको बैलेंस कर रहा है बुक के mg फोर्स को, तो टेबल जो बुक पर है वो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, और बदले में बुक जो है एक्शन रिएक्शन पेयर वो नीचे नॉर्मल लगा रहा होगा। लेकिन जब हम बुक का FBD बनाएंगे तो सिर्फ उन फोर्सेस को दिखाएंगे जो बुक पे लग रहा है, ना कि उन फोर्सेस को जो बुक लगा रहा है। इसलिए जब बुक का FBD बनाओगे तो इसको रिप्रेजेंट नहीं करोगे, क्योंकि ये बुक लगा रहा है, बुक पर जो टेबल लगा रहा है उसको रिप्रेजेंट करोगे। तो ऑब्वियसली बात है, बुक पर नीचे लग रहा है तो टेबल जो है वो ऊपर की तरफ लगाएगा, तभी तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे और बुक जो है वो रेस्ट पे रहेगी। तो जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं तो उसकी वजह से जो फोर्स लगता है कांटेक्ट के आने की वजह से, उस फोर्स को हम बच्चों बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, इस नॉर्मल रिएक्शन की एक खास बात है कि हमेशा ये सरफेस से परपेंडिकुलर लगता है, ये बात ध्यान देना। जैसे ये बुक के केस में हुआ तो ये फ्लैट सरफेस है, तो यहां परपेंडिकुलर बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई ब्लॉक है, ये ऐसे दीवार है और ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है बच्चों, तो यहाँ पे ये ब्लॉक दो जगहों से कांटेक्ट में, एक इस वॉल से और एक इस वॉल पे, तो इस ब्लॉक पर दो नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे, एक तो ये वाली बॉल, ये वाली इंक्लाइंड बॉल नॉर्मल लगाएगी और दूसरा नॉर्मल इस पे ये लगेगा। अच्छा, ये नॉर्मल जो फोर्सेस हैं ये हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं, ध्यान रखना। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। जैसे और एग्जांपल बताऊं तो नॉर्मल हमें बनाना है बच्चों, अभी डायरेक्शन समझो, है ना, मैग्नीट्यूड तो बाद में सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। जैसे ये एक ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक रखा है और उसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर ऐसी रॉड रखी है, तो देखो अगर हम यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो इस ब्लॉक पर ये ग्राउंड सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, तो वो ऊपर की तरफ लगा रहा है। फिर ये ब्लॉक इस रॉड पर, क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में आ गए और कांटेक्ट में आने की वजह से ये ब्लॉक का तो एक पॉइंट है, तो सरफेस किसका सरफेस कांटेक्ट में है आपका, इस रॉड का, तो रॉड के सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगता है। तो अगर किसी एक बॉडी का पॉइंट है तो दूसरी बॉडी का सरफेस देखो, उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन बताओ, और जो ये रॉड है ये ब्लॉक पर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। देखो बच्चों, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, जितना फोर्स ब्लॉक रॉड पे लगाएगा उतना ही फोर्स रॉड जो है वो ब्लॉक पे लगाएगी। तो इस तरीके से ये फोर्सेस लगते हैं, नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन है। जैसे मैं और अगर अब आपको बोलूं तो सर्कुलर बॉडीज होती हैं जैसे बच्चों, तो जैसे मान लीजिए कि ऐसे एक वॉल है और ये नीचे ग्राउंड है और यहाँ पे एक सर्कुलर बॉडी रखी हुई है, ऐसे सर्कुलर बॉडी, तो याद रखेंगे कि सर्कुलर बॉडी जो है तो इसका जो सरफेस है ये टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा, तो इस सरफेस में टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो उससे परपेंडिकुलर, तो आपको पता है कि टेंजेंट से परपेंडिकुलर जो होता है वो हमेशा रेडियस होता है, यानी कि वो रेडियस जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हमेशा सेंटर से पास करेगी। तो जहां भी सर्कुलर बॉडी कांटेक्ट में है उस कांटेक्ट में हमेशा नॉर्मल रिएक्शन जो है बच्चों वो सेंटर की तरफ बनाए, सेंटर की तरफ। ये N1 ये अलग नॉर्मल रिएक्शन है, ये N2 अलग नॉर्मल रिएक्शन था क्योंकि ये अलग कांटेक्ट है, और इससे अलग कांटेक्ट है तो इसका भी नॉर्मल सेंटर की तरफ होगा, बट ये अलग होगा, ये N2 होगा, है ना। तो इस तरीके से जहां भी सर्कुलर बॉडी कांटेक्ट में है, जैसे एक और एग्जांपल दिया जाए तो जैसे मान लीजिए कि ये इस तरीके से आपका दो दीवार है और यहाँ पे सर्कुलर बॉडी इस तरीके से प्लेस है, फंसी हुई है, तो हमेशा याद रखना यहाँ पे कांटेक्ट है तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और ये हमेशा सेंटर से पास होता है, सर्कुलर बॉडी के सेंटर से। वैसे ये नॉर्मल रिएक्शन है तो ये हमेशा सेंटर से पास होगा, दिस इज N2। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए तो आई होप आप हर प्रकार के सिनेरियो में नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन अब बना पाएंगे।
अब मैग्नीट्यूड क्या है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन मैग्नीट्यूड, जो नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड है वो क्वेश्चन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है, इसलिए जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, है ना। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड फिक्स होता है, वैसा नॉर्मल रिएक्शन के साथ नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन अपने आप को एडजस्ट कर लेता है ना। इस चीज को हम बाद में और अच्छे से डिटेल में भी पढ़ेंगे, उसकी टेंशन मत लो। तो यहाँ पे आप 2 पॉइंट्स लिख लो। फर्स्ट पॉइंट आप लिख लो, दिस फोर्स, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं, तो दिस फोर्स अपीयर्स, तो ये फोर्स तभी अपीयर होगा बच्चों जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगे। दिस फोर्स अपीयर्स only when two surfaces only when two surfaces are in contact, two surfaces are in contact, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जब भी जहां कांटेक्ट मिलेगा वहां नॉर्मल रिएक्शन जरूर आएगा। उसके बाद फिर बोला गया कि इट इज ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट, तो जो सरफेसेस कांटेक्ट में है उसके परपेंडिकुलर में लगेगा। तो सरफेसेस अगर फ्लैट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक बॉडी का सरफेस पॉइंट है दूसरी बॉडी का सरफेस कुछ है तो दूसरी बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर बनाए, और अगर आपकी सर्कुलर बॉडी है तो हमेशा उसको टूवर्ड्स द सेंटर पास करें, तभी वो टेंजेंशियल प्लेन के परपेंडिकुलर हो पाएगा, है ना। तो इसमें याद रखेंगे कि जो ये फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, ऑलवेज एक्ट it is always act perpendicular to the surface, perpendicular to the surfaces are in contact, तो जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में है उन सरफेसेस के हमेशा परपेंडिकुलरली एक्ट करता है ये, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये इसकी डायरेक्शन का रूल है, नियम है। तो आई होप आपको ये बात भी बच्चों क्लियर होगी, समझ में आई होगी, है ना। तो इसको जल्दी से नोट कर ले। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, ये हमेशा जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है वो पुश ही लगाता है बॉडी पर। जैसे यहाँ पर बुक पे जो नॉर्मल फोर्स है वो बुक पर पुश लगा रहा है, पुश पुश कर रहा है ना, पुल नहीं करता। नॉर्मल रिएक्शन कभी पुल नहीं करता, तो नॉर्मल रिएक्शन एक पुश फोर्स है। जैसे ये जो बुक है ये नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है टेबल पर, टेबल को पुश कर रहा है। जैसे ये नॉर्मल रिएक्शन बॉल को पुश कर रहे हैं, यहाँ पे इस रॉड को पुश किया जा रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन पुल फोर्स नहीं है, पुश फोर्स है ना। तो इस बात को भी याद रखें, कभी कभी अगर पूछ लिए तो आपको पता होना चाहिए, इट इज अ पुश फोर्स, इट इज अ पुश फोर्स। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स बच्चों क्लियर होंगे नॉर्मल रिएक्शन का। अब आपको डायरेक्शन में कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए ना, अब उसकी डायरेक्शन निकालते हमें बन जाएगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अब हम नेक्स्ट फोर्स की बात करेंगे। तो दो फोर्सेस की हम बात कर चुके हैं, तीसरा फोर्स, इसको, इसका नाम हमने दिया था टेंशन फोर्स। अच्छा ये जो टेंशन फोर्स है ये रोप में होती है, स्ट्रिंग्स में आती है, स्ट्रिंग्स में, है ना। ये ध्यान रखना, स्ट्रिंग्स में जो, या आपकी रॉड होंगी उसमें जो फोर्स आएगा वो टेंशन फोर्स आएगा। अब ध्यान से देखो तो टेंशन फोर्स क्या है, जैसे मैंने आपको रोप में बोला, तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। पहले तो हम कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स इसके समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है एम मास का, और इससे एक रोप अटैच है, और रोप अभी ऐसे, मतलब इस तरीके से ये टाइट नहीं है, मतलब अभी इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगाया जा रहा, ना खींच पा रहा है, तो ये रोप अपने आप इस ब्लॉक को नहीं खींच पाएगी। जब ऐसी स्थिति में है रोप कि वो टाइट नहीं है, तो कोई फोर्स नहीं लगा रही है, तो हम इसको बोलते हैं कि रोप इज स्लैक। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि रोप का कोई भी फोर्स, रोप के अंदर कोई भी फोर्स नहीं होगा, कोई भी टेंशन डेवलप नहीं होगा, क्योंकि अभी रोप जो है वो टाइट नहीं है। तो यहाँ पे रोप में टेंशन जो है, टेंशन फोर्स जो है वो जीरो है। क्यों? हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज रोप इज स्लैक, है ना। स्लैक का मतलब बच्चों की टाइट नहीं है वो। जब तक रोप टाइट नहीं होती है तब तक वो किसी पे फोर्स नहीं लगा सकती रोप, है ना। इसलिए रोप जब स्लैक होती है तो रोप में टेंशन भी कितना होता है बच्चों, जीरो होता है। उसके बाद अगर हम दूसरा सिचुएशन देखें, तो इसी केस में आप ध्यान से देखो, अगर ऐसा हो कि इस रोप को अब कोई आदमी यहां से पकड़ ले और इसको ऐसे खींचे, एफ फोर्स लगाए, तो रोप इसको भी खींच लेगी बच्चों, ब्लॉक को भी खींच लेगा। आप सोचो, जैसे ही आपने, इस आदमी ने इस रोप को खींचा तो रोप क्या हो गई बच्चों, टाइट हो गई। यहाँ पे रोप टाइट है,
अब ये जो टाइट रोप है ये क्या कर सकता है, इस ब्लॉक पे फोर्स लगा सकता है। अब क्योंकि आदमी ने तो रोप पे फोर्स लगाया है, ब्लॉक पे थोड़ी लगाया था। ब्लॉक पे कौन फोर्स लगा रहा है जिसके कारण ये ब्लॉक मूव करेगा, ये रोप ने फोर्स लगाया है। तो इस साइड मूव कर रहा है तो रोप ने ऐसे फोर्स लगाया होगा। ये जो रोप फोर्स लगा पाती है, इस फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। और अब इस केस में ये टेंशन फोर्स जीरो नहीं है, यानी कि जब रोप स्लैक होती है तब तो टेंशन फोर्स जीरो होता है, बट जब रोप जो है वो टाइट हो जाएगी तो वो फिर किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा सकती है। अगर वो फोर्स लगा सकती है तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि रोप में टेंशन डेवलप हो गया है, क्योंकि वो टेंशन फोर्स है ना बच्चों। तो ये जो है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये टाइट स्ट्रिंग है बच्चों, है ना। तो याद रखना कि टेंशन फोर्स, पहली बात तो टेंशन फोर्स तो तभी अपीयर होगा रोप में जब आपका क्या होगा बच्चों, रोप जो है वो टाइट होगी। अगर रोप टाइट नहीं होगी तो आपका रोप में टेंशन फोर्स नहीं आएगा। मतलब रोप जब स्लैक होगी तो जो रोप में टेंशन है वो इक्वल्स टू जीरो होगा, है ना। तो ये पहला पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए। उसके बाद फिर आप ये बात भी देखें कि ये जो रोप है ये हमेशा पुल फोर्स लगा सकती है। मतलब ये टेंशन हमेशा टूवर्ड्स द स्ट्रिंग होता है, कभी भी अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग नहीं हो सकता। मतलब इस ब्लॉक पर ये रोप कभी भी दूसरी तरफ फोर्स नहीं लगा सकती, पुल फोर्स लगा सकती है टूवर्ड्स द रोप। क्यों, मैं आपको देखो एग्जांपल से बताता हूं। जैसे इसी केस में अगर आप ऐसा सोचो कि ये ब्लॉक है और ये रोप है, और रोप में आप ऐसे फोर्स लगाओ बच्चों, सोचो जरा, आप पुश करो, रोप को पुश करो तो ये रोप स्लैक कर जाएगी, इसकी लेंथ कम हो जाएगी, टाइट की जगह ये स्लैक कर जाएगी। तो यहां पे टेंशन वापस से जीरो हो जाएगा क्योंकि रोप बिकम स्लैक। आप खुद सोचो ना, ऐसा तो होता नहीं कि भाई ये ब्लॉक है यहां रोप है तो रोप को आप ऐसे धक्का दे दो तो वो ब्लॉक को धक्का दे देगा। तो ये टेंशन फोर्स जो है वो हमेशा पुल फोर्स होता है, पुल फोर्स, याद रखिएगा, पुल फोर्स। और पुल होता है इसलिए जो टेंशन होता है वो हमेशा टूवर्ड्स द रोप लगता है, टूवर्ड्स द रोप। तो कभी भी ये पुश फोर्स नहीं लगा सकता, है ना। तो अवे फ्रॉम द रोप कभी भी टेंशन नहीं लगता। जिस भी पॉइंट पे कांटेक्ट में है रोप, वहां पे क्या करेगा बच्चों, रोप जो टेंशन फोर्स डेवलप होगा जब रोप टाइट होगी वो हमेशा टूवर्ड्स द रोप लगेगी। जैसे और एग्जांपल की बात करें हम तो ध्यान से देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रिंग है और इससे ये ब्लॉक अटैच है वर्टिकली। आपने एक ऊपर छत से मान लीजिए एक स्ट्रिंग को टांग दिया और उसमें एक ब्लॉक फंसा दिया एम मास का। इस ब्लॉक पर तो नीचे एमजी फोर्स लग रहा है ना बच्चों, लेकिन ये ब्लॉक तो रेस्ट पर है। अब अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर है तो इस एमजी फोर्स को कोई तो कैंसिल कर रहा होगा, लेकिन ये ब्लॉक अब किससे कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से, और कोई तो है ही नहीं यहाँ पर उसी के कांटेक्ट में। तो इसको अपोज करने वाला, इसको कैंसिल करने वाला एक ही फोर्स हो सकता है जो रोप लगा सकती है। और क्योंकि ये रोप जो है वो टाइट हो गई है, आपको पता है कोई भी ब्लॉक ऐसे हैंग करोगे तो रोप टाइट हो जाएगी, तो उसमें टेंशन लगेगा और टेंशन में वो हमेशा पुल फोर्स लगाती है, मतलब टूवर्ड्स द रोप। तो टूवर्ड्स द रोप हमेशा टेंशन की डायरेक्शन होती है बच्चों, जहां भी रोप कांटेक्ट में होती है। तो इस पॉइंट पे रोप कांटेक्ट में है तो ये टेंशन फोर्स है, इस पॉइंट पे भी कांटेक्ट में है तो देखो बच्चों यहां पे भी टेंशन फोर्स लगेगा और टूवर्ड्स द रोप नीचे की तरफ लगेगा। अब सर ये कैसे पता चला, अगर मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, आप जरा वो एज्यूम करो तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर वाला पॉइंट पे टेंशन नीचे लग रहा है टूवर्ड्स द रोप, क्योंकि ये उसको भी पुल कर रहा है। अगर सोचो ये दीवार की जगह, जो स्टडी दीवार होती है आपकी, छत होती है, उसकी जगह अगर ये कपड़े की दीवार होती, जैसे पंडाल लगते हैं, और पंडाल में अगर आपने किसी ब्लॉक को ऐसे टांग दिया तो देखना ये कपड़े की दीवार है तो ये कपड़ा नीचे की तरफ हैंग कर जाएगा। अब कपड़ा नीचे की तरफ आया है तो इसका मतलब क्या है कि जो टेंशन लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, रोप कहां फोर्स लगा रही है, नीचे की तरफ। तो हमेशा याद रखना कि रोप जो है वो कैसा फोर्स लगाती है बच्चों, टूवर्ड्स द रोप, हमेशा टूवर्ड्स, क्योंकि ये पुल फोर्स करती है, पुल कर सकती है ये। अब यहाँ पे ये जो टेंशन है बच्चों इस एंड पे और इस एंड पे ये दोनों सेम है, क्योंकि हम जो रोप लेते हैं या स्ट्रिंग लेते हैं हम उसको आइडियल स्ट्रिंग मानते हैं बच्चों। यहाँ पे जो हम ये स्ट्रिंग ले रहे हैं तो ये बच्चों आइडियल स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब ये होता है, आइडियल स्ट्रिंग से मतलब मेरा ये है कि ये स्ट्रिंग जो है ये मासलेस लेते हैं हम, मासलेस। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जितनी भी स्ट्रिंग के सवाल आएंगे उनको आप मासलेस लोगे। हाँ, अगर इस स्ट्रिंग का अगर हम मास कंसीडर करेंगे, जैसे आगे चलकर मैं आपको कुछ सवाल कराऊंगा जिसमें रोप का मास दिया जाएगा, तो फिर उसके हर पॉइंट पर टेंशन सेम नहीं होता। लेकिन अगर आइडियल स्ट्रिंग है, मासलेस है, और दूसरी प्रॉपर्टी आइडियल स्ट्रिंग की होती है इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब जब आप रोप खींचते हो तो रियलिटी में जो रोप होती है, रियल रोप, उसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन भी आता है, ये बात आप जानते हो। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि वो इनएक्सटेंसिबल है और लगभग मासलेस है, उसका मास जो है लगभग लगभग जीरो है।
तो अगर आइडियल स्ट्रिंग है या आइडियल रोप है तो उसके हर पॉइंट पर टेंशन सेम होता है, ये बात आप याद रखेंगे, हर पॉइंट पे ये टेंशन सेम होता है। तो जब आगे जाकर हम सवाल सॉल्व करेंगे और इसके बारे में, मास के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो ये पॉइंट आपको और क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। अभी तो आप इतना याद रखें कि अगर एक आइडियल स्ट्रिंग है, जब भी क्वेश्चन में कुछ ना दिया जाए तो वो आइडियल स्ट्रिंग ही मानना है आपको, यानी मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। और अगर ऐसा है तो स्ट्रिंग का अगर टाइट है तो वो टेंशन लगाएगा, और टेंशन हमेशा टूवर्ड्स द स्ट्रिंग लगता है बच्चों, टूवर्ड्स द स्ट्रिंग, क्योंकि वो हमेशा पुल फोर्स लगा सकती है, पुश फोर्स नहीं लगा सकती रोप, है ना। तो ये क्या कर सकता है भाई कि हर पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो सेम होगा, अगर स्ट्रिंग कैसी है बच्चों, आइडियल स्ट्रिंग है। हाँ, लेकिन याद रखना कि एक ही स्ट्रिंग होना चाहिए, एक स्ट्रिंग में वो हमेशा सेम टेंशन होगा। जैसे और अगर मैं बात करूं टेंशन की डायरेक्शन आप कैसे बनाओगे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, तो और सिचुएशन बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके से एक इंक्लाइंड प्लेन रख दिया जाए, यहाँ पे एक पुली रख दी जाए, जो पुली आप लोगों ने कहाँ देखी होगी बच्चों, कुएं वगैरह में देखी होगी ना। तो यहाँ पे एक पुली लगा दी जाए, पुली भी आएगा, इसके भी सवाल करेंगे हम बाद में चलकर, है ना। और मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऐसे आपने ब्लॉक लटका दिया है और यहाँ पे इस तरीके से एक ब्लॉक लटका दिया है, और ये पूरी रोप है, इस पुली से ये रोप पास हो रही है। तो आपको अगर इसमें टेंशन की डायरेक्शन बनानी है तो जहां जहां ये कांटेक्ट में वहां वहां बनाओ। देखो यहाँ कांटेक्ट है तो इसको पुल करेगा तो ऊपर की तरफ टेंशन, यहाँ कांटेक्ट है तो इसकी तरफ पुल करेगा तो ये ऊपर की तरफ टेंशन, ये वाली पुली के इस पॉइंट पे कांटेक्ट में तो इसको पुल करेगा तो इधर टेंशन, इस वाले पॉइंट पे पुल करेगा तो नीचे टेंशन। तो ये हमेशा पुल फोर्स ही लगाती है, जो टेंशन है इट इज अ पुल फोर्स, है ना। ये बात हमें समझ में आती है। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी टेंशन की डायरेक्शन बना सकते हो। आई होप आपको ये पॉइंट भी बच्चों क्लियर हो रहे होंगे। और क्योंकि ये जो रोप है इसमें कुछ नहीं दिया गया है तो हम इसको आइडियल स्ट्रिंग मानेंगे, इसलिए सारे पॉइंट्स पे जो टेंशन की वैल्यू वो सेम रहेगी। अगर इसका रोप का मास होता तो बच्चों यहाँ पर ये टेंशन अलग अलग होता, है ना। और याद रखेंगे कि इस क्वेश्चन में ये पुली भी जो है वो मासलेस है, तब भी टेंशन सेम है ना। अगर इस पुली का भी मास कंसीडर किया जाएगा तो भी टेंशन अलग हो सकता है सेम रोप में। तो पुली मासलेस मानी जाती है और रोप मासलेस मानी जाती है, इनएक्सटेंसिबल मानी जाती है। हम आइडियल पुली और मासलेस का मतलब ये आइडियल पुली है। तो हम जो क्वेश्चंस करेंगे 90% ऑफ द क्वेश्चंस उसमें हम आइडियल पुली और आइडियल स्ट्रिंग लिया करेंगे, ताकि हम ऐसी सिचुएशन मान सकें और सारे पॉइंट्स पर टेंशन जो होगा फिर वो बच्चों कैसा होगा, सेम होगा। तो आई होप आप पुली और स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद फिर अगर मैं और सिचुएशन दूं, अगर आपको डायग्राम बनाना है तो जैसे ये मान लीजिए कि ये पुली आपने ऐसे हैंग कर दी है और उसमें से एक रोप ऐसी है और एक रोप ऐसी है। तो यहाँ पर एक ब्लॉक आपने लटका दिया बच्चों और यहाँ पे एक ब्लॉक लटका दिया। अब इसमें बोला गया कि टेंशन की डायरेक्शन बताओ भाई, टेंशन जो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही। तो ये यहाँ कांटेक्ट में है तो पुल करेगा तो ऊपर की तरफ, यहाँ कांटेक्ट है इस ब्लॉक को पुल करना है तो ऊपर की तरफ, यहाँ कांटेक्ट है इसको पुल करना है तो यहाँ टेंशन नीचे की तरफ, यहाँ पे टेंशन नीचे की तरफ। तो आई होप आप किसी भी सिचुएशन में टेंशन की डायग्राम, टेंशन का डायरेक्शन बना सकते हो। जैसे और एक आधा एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक वॉल है, यहाँ से एक रोप जुड़ी हुई है, फिर एक यहाँ पर ब्लॉक है और एक ये दूसरी रोप इस वॉल से हैंगे, इस तरीके से हैंगे। तो इस रोप में ये टेंशन पुल कर रहा है, जहां पे कांटेक्ट है तो पुल टुवर्ड्स द रोप करेगा, तो ये टेंशन T1। इस बॉल को ऐसे पुल करेगा तो ये टेंशन T1, हमेशा टुवर्ड्स द रोप फोर्स लगता है, ये है ना टेंशन फोर्स। ये को करेगा तो यहाँ पे टेंशन T2। अब मैंने यहाँ पे क्यों अलग ले लिया बच्चों, याद रखना ये टेंशन सेम होता है अगर सेम रोप होगी, एक ही रोप का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे ये रोप अलग है, यहाँ पे ये रोप अलग है, ये दो अलग अलग रोप है, इसलिए इनमें टेंशन इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, है ना। इनमें टेंशन अलग अलग हो सकता है, हाँ, लेकिन इस रोप में पूरा जगह पे टेंशन T2 होगा और इस सिंगल रोप में पूरी जगह पे टेंशन T1 होगा। तो सिंगल रोप में पूरी जगह पे टेंशन सेम होता है, लेकिन अगर दूसरी रोप है, दूसरा कांटेक्ट है, तो वहां पे टेंशन बदल जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टेंशन के डायग्राम बना सकते हो, टेंशन का डायरेक्शन बता सकते हो। अब बच्चों ये रोप है, और अगर मैं रॉड की बात करूं तो रॉड और रोप में एक अंतर होता है। क्या, मैं आपको वो समझाता हूं कि जैसे अगर यहाँ पे इसी की जगह ऐसे रॉड लगी होती, रॉड बच्चों, है ना। मतलब मैं रॉड का भी फिनोमिना यही समझा दे रहा हूँ, क्योंकि कभी अगर रॉड वाले क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे भी आपको टेंशन की डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये जब आदमी इसको पुल करेगा बच्चों, इस रॉड को इधर फोर्स लगा के, तो ये रॉड भी टेंशन देगी, ये ब्लॉक भी ऐसे जाएगा तो रॉड में टेंशन टूवर्ड्स होगा, मतलब ये पुल फोर्स लगाएगा जो रॉड है। और अगर मासलेस रॉड है तो टेंशन बराबर होगी। लेकिन रॉड में एक खासियत और होती है, अगर ये आदमी इसको पुश करता
तो ये रॉड पुश भी कर सकती है, जबकि रोप ये नहीं कर सकती, रोप स्लैक हो जाती है। लेकिन रॉड पुश करता है भाई, रॉड पुश करता है। तो जब आदमी इधर धक्का देगा तो आदमी को ये पुश करेगा, रॉड का फोर्स अपोजिट होगा, अवे फ्रॉम द रॉड, और इसको भी ये अवे फ्रॉम द रॉड फोर्स लगाएगा, टेंशन। तो ये ब्लॉक इधर खिसक जाएगा। तो आपको पता है रॉड से अगर किसी ब्लॉक को खिसकाओगे तो वो खिसक जाएगा। ये बस अंतर होता है टेंशन में और रॉड के टेंशन में, मतलब स्ट्रिंग के टेंशन फोर्स में और रॉड के टेंशन फोर्स में। क्योंकि रॉड का टेंशन फोर्स दोनों लग सकता है, पुश भी और पुल भी, लेकिन स्ट्रिंग का जो फोर्स है, टेंशन फोर्स है, वो हमेशा किसकी वजह से लगता है बच्चों, मतलब वो हमेशा पुल कर सकता है, पुश नहीं कर सकता ना। ये बस थोड़ा सा अंतर आपको ध्यान में रखना है। बाकी टेंशन की डायरेक्शन आप रॉड में भी बना सकते हो और स्ट्रिंग्स में भी बना सकते हो, है ना। तो जो मैंने अभी तक आपको बोला वो मेरे ख्याल से अभी हम लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो हमें लिखना चाहिए बच्चों, देखो, तो ये पॉइंट में लिखना चाहिए अपन को फर्स्ट पॉइंट में कि जो टेंशन है इन स्ट्रिंग, टेंशन अपीयर्स, ये कब अपीयर होती है बच्चों, जब स्ट्रिंग जो है वो टॉट होती है, टाइट होती है। अगर टाइट नहीं होगी तो स्ट्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स अपीयर नहीं होगा। तो टेंशन अपीयर्स इन स्ट्रिंग, टेंशन अपीयर इन स्ट्रिंग ओनली व्हेन स्ट्रिंग इज टाइट। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपकी जो स्ट्रिंग है बच्चों वो टाइट हो। सेकंड पॉइंट, व्हेन स्ट्रिंग इज स्लैक, तो अगर टाइट नहीं है और वो स्लैक है, देन टेंशन इज इक्वल टू जीरो। तो टेंशन जो स्ट्रिंग में होगा वो जीरो होगा, और ये ऑलवेज ट्रू है ना। तो जहां भी स्लैक स्ट्रिंग है वहां पे उसमें टेंशन हमेशा जीरो होती है बच्चों, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना चाहिए कि टेंशन फोर्स एक्ट ऑन बोथ एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया ये दोनों एंड पे ही टेंशन लगता है, सिर्फ एक एंड पे टेंशन लगेगा ऐसा कभी भी नहीं होता है ना। तो बोथ एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे बच्चों। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि टेंशन फोर्स एट ईच एंड एवरी पॉइंट, on the string remains same फॉर आइडियल स्ट्रिंग, है ना। तो अगर आइडियल स्ट्रिंग है, मैंने आपको बता दिया आइडियल स्ट्रिंग का क्या मतलब है। तो अगर आइडियल स्ट्रिंग है तो उसमें हर जगह पर आपका जो टेंशन है वो उसकी वैल्यू कैसी होती है बच्चों, सेम होती है ना। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब ये जो टेंशन फोर्स है बच्चों, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से आता है। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आप देखें तो ये रोप है, तो रोप में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और वो सब इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो होता क्या है, जब आप इस ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, जब आप इस रोप के इस पार्टिकल को फोर्स लगा के खींचते हो तो ये इस वाले पार्टिकल से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से अटैच है, तो ये इसको खींचने नहीं देना चाहता। तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल पे अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा जो टेंशन फोर्स को डेवलप करता है। फिर ये वाला पार्टिकल इस पे लगाएगा तो इस पार्टिकल पे ऐसा टेंशन लगेगा। वैसे ही फिर जब ये पार्टिकल आगे खिसकना चाहेगा तो इस वाले पॉइंट पर वो ऐसे टेंशन लगाएगा। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से टेंशन डेवलप होता है इसमें ना। और हम ये मान रहे हैं कि एक्सटेंसिबल और मासलेस है, तो ये सब हर पॉइंट पर, हर पार्टिकल पे ये जो टेंशन फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उसकी वैल्यू कैसी होती है बच्चों, सेम। क्योंकि रियलिटी में उसका मास होता है तो वो डिफरेंट होता है, लेकिन हम मास वाली स्ट्रिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम मासलेस स्ट्रिंग्स की बात कर रहे हैं। इसलिए हर पॉइंट पे जो टेंशन डेवलप होगा वो कैसा होगा बच्चों, सेम होगा। और इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वही उसको दूर नहीं जाने देते हैं, इसलिए फिर वो स्ट्रिंग जो है वो क्या लगा सकती है, फोर्स लगा पाती है ना। तो इस पॉइंट को भी आप यहां पे लिख लें। तो हम लिख सकते हैं टेंशन फोर्स
टेंशन फोर्स occurs due to intermolecular force, due to intermolecular force between the molecules of string. बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्ट्रिंग, है ना बच्चों। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि जो टेंशन फोर्स है वो टूवर्ड्स द रोप लगता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। रॉड में ये अंतर है और स्ट्रिंग में ये अंतर है ना, इसको भी याद रखना। और रोप में हमेशा या स्ट्रिंग में हमेशा टूवर्ड्स द स्ट्रिंग लगता है किसी भी कांटेक्ट पर। तो स्ट्रिंग की तरफ फोर्स लगाना बच्चों, ये डायरेक्शन बनाने का तरीका है ना। तो सबसे सिंपल तरीका है, इसको भूलना नहीं है, जो मैंने अभी आपको इतने सारे एग्जांपल्स में बताया है ना। क्योंकि अगर डायरेक्शन ही नहीं बना पाओगे तो फिर सवाल कैसे सॉल्व करोगे। फोर्स की डायरेक्शन बनाना तो जरूरी है। तो टेंशन इज ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द रोप एट कांटेक्ट पॉइंट। तो आई होप बच्चों आपको ये जो टेंशन फोर्स है ये भी क्लियर हुआ होगा, है ना, और आपको कुछ बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो अब हमने फोर्स के डायरेक्शन की जानकारी निकाल ली है और मैग्नीट्यूड हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन उसको निकालेंगे, लेकिन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी, डायरेक्शन नहीं बना पाओगे तो आप सवाल सॉल्व नहीं करोगे। तो बच्चों अभी हम फिलहाल 3 फोर्सेस पढ़ रहे हैं, 3 टाइप के फोर्सेस जो हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फिर बाद में चलकर जब वो क्वेश्चंस कर लेंगे तो फिर हम स्प्रिंग फोर्स को भी इंक्लूड करेंगे और फ्रिक्शन फोर्स को भी इंक्लूड करेंगे। तो बारी बारी आपका जो फोर्स है बच्चों, इस फ्रिक्शन फोर्स और कौन सा फोर्स बच्चों, आपका स्प्रिंग फोर्स, इसको हम कुछ समय के बाद करेंगे। पहले इनसे रिलेटेड सवाल करेंगे, नॉर्मल, टेंशन और ग्रेविटेशनल फोर्स को इंक्लूड करेंगे, है ना। फिर बाद में और भी फोर्सेस अपने आप इंक्लूड होते जाएंगे तो सवाल टफ होते जाएंगे। पहले हम कुछ इजी सवाल करेंगे इन 3 फोर्सेस को मिलाकर, फिर और फोर्सेस को मिला के जितने ज्यादा फोर्सेस आते जाएंगे सवाल टफ होते जाएंगे। लेकिन अगर आप सीक्वेंस से चलोगे, जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको इसके सवाल टफ नहीं लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आई होप बच्चों आपको पॉइंट क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, इसमें ये भी याद रखना कि ऐसा इसलिए होता है कि टूवर्ड्स द रोप इसलिए लगता है क्योंकि जो रोप का फोर्स है वो हमेशा, मतलब रोप का जो टेंशन फोर्स है, स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स आता है, इट इज ऑलवेज अ पुल फोर्स, है ना। तो इस पॉइंट को भी लिख लो, है ना, यहाँ पे नीचे, कि टेंशन इन रोप या स्ट्रिंग इज अ, ये मैं रॉड में नहीं बोल रहा हूँ, रोप में बोल रहा हूँ केवल, इज अ पुल फोर्स। तो ये पुल फोर्स होता है ना, जबकि नॉर्मल रिएक्शन पुश फोर्स होता है, ये मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, इन फोर्सेस को जो हमने अभी सीखा है उसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, है ना। तो कैसे अप्लाई करेंगे देखिए। तो आप लोग सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालें, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। फिर बाद में सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे भी बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो चलिए देखिए बच्चों कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। तो जल्दी जल्दी हम बिना रुके क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, है ना। अब इसमें आपको एफबीडी बनाना आना चाहिए, फोर्स को तोड़ना आना चाहिए, कंपोनेंट करना चाहिए, मतलब वेक्टर भी आना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखना, है ना। तो आपको अगर अच्छे से आता है तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलिए इससे शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन लेते हैं हम। एक ब्लॉक है, ग्राउंड पे रखा हुआ है इस तरीके से, 2 kg का है। अब आपको पता है कि ये ग्राउंड इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा, तो हमें ये बताना है कि इस 2 kg पे जो नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से लग रहा है उसकी क्या वैल्यू है, एन की क्या वैल्यू है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा ही सिंपल सवाल। तो हमें क्या करना है कि इस 2 kg को लेना है, ये 2 kg वाला बॉडी तो रेस्ट पे है ना, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए बच्चों, 0। यानी कि जो फोर्सेज हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो हम 2 kg वाले पे सिर्फ देखेंगे कि कौन कौन से फोर्स लग रहा है, क्योंकि हमें 2 kg का एफबीडी बनाना है।
है ना, बाकी किसी का एफबीडी नहीं बनाना। तो देखो 2 केजी पर तो एक ग्राउंड फोर्स लग रहा है जो वेट होगा, तो 2 इंटू जी, जी यहाँ पर बच्चों क्या ले लेंगे, मतलब mg फोर्स है, मास जो है वो 2 है और जी की वैल्यू 10 ले लिया करो अभी तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये, तो ये हो गया 20 न्यूटन। अब ये नीचे लग रहा है और ये किसके साथ कांटेक्ट में, ग्राउंड, तो ग्राउंड के कांटेक्ट के कारण इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब हम इसका बच्चों एफबीडी बनाए, तो अगर हम एफबीडी ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है कि कोई भी बॉडी है उसको एक पॉइंट मास की तरह मान लो, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, तो इस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, ये जो फोर्स लगा रहा है वो नहीं, इस पे जो फोर्स लग रहे हैं वो बनाने, तो नीचे की तरफ 20 है और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है। अब क्योंकि ये बॉडी बच्चों रेस्ट पर है, रेस्ट का मतलब जो एक्सलरेशन है वो 0 है और वेलोसिटी भी बच्चों 0 है, तो नेट फोर्स भी क्या होगा बच्चों, 0, और नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहिए। अगर ये दोनों एक दूसरे को तभी कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट है, बट नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए, 20 के बराबर। तो हमें समझ में आया कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो 20 न्यूटन के बराबर है। तो देखो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो 20 न्यूटन आ गया। तो बहुत ही सिंपल सवाल, बस अभी शुरुआत कर रहे हैं इसलिए मैंने ये करा दिया है ना, ताकि बच्चों को थोड़ा सा समझ में आए कि एफबीडी कैसे बना रहे हैं और सॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखना कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसमें एक्सेलरेशन 0 होगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बॉडी रेस्ट पे होगी, तो यहाँ पर आपको हमेशा दो फोर्सेस जो अपोजिट हैं उनको कैंसिल आउट करना है, तो उनका मैग्नीट्यूड को इक्वल करना है और जो भी पूछा गया है सवाल उसको सॉल्व करना है ना। तो आई होप बच्चों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों और कैसे सवाल पूछे जाते हैं, अब हम थोड़ी सी वैरायटी बढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चंस को अच्छा करते जाएंगे धीरे धीरे, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमें अच्छे क्वेश्चन ही करने हैं फाइनली। तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे आपके दो इंक्लाइंड प्लेन है, एक ये वाला, तो ये बोला गया है ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये 37 डिग्री पे इंक्लिनेशन है इसका, और दूसरा ये वाला इंक्लाइंड प्लेन है ये 53 डिग्री पे इंक्लिनेशन है इसका, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया है बच्चों इस तरीके से, और इस ब्लॉक का मास जो है वो 5 kg है, ये बोला गया है। अब इस ब्लॉक पे जितने भी नॉर्मल रिएक्शंस लग रहे हैं उनकी वैल्यूज निकालना है, तो आपसे क्वेश्चन बोला गया फाइंड द normal reactions, find the normal reaction on block, तो ब्लॉक पे जितने भी नॉर्मल रिएक्शन है लग रहे हैं उनकी वैल्यूज हमें निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले देखें कि कौन कौन से फोर्स इस 5 kg के बारे में हमें देखना है, और इस पे देखना है कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, मतलब एफबीडी 5 kg का यहाँ पे बनाना है। तो एफबीडी 5 kg के बनाने के लिए 5 kg पे जो लगने वाले फोर्सेस है उनको देखें। तो 5 kg पर तो एक तो नीचे फोर्स लग रहा है बच्चों, डेट इज mg, और ये mg मतलब 5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन। फिर एक ये सरफेस कांटेक्ट में है, तो ये कांटेक्ट वाली सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन दे रही होगी, इसको हम n1 बोल देते हैं, और ये जो सरफेस कांटेक्ट में ये एक नॉर्मल रिएक्शन दे देगी जिसको हम बोलेंगे बच्चों n2, है ना। तो ये इसके परपेंडिकुलर है, इस वाले इंक्लाइन सरफेस है, और ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक। अब देखो इसका एफबीडी बनाए बच्चों, है ना, सॉल्यूशन करना है तो एफबीडी तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अगर हम एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी ऑफ 5 kg ब्लॉक, तो उसका एफबीडी बनाए तो 5 kg को पॉइंट मास मान लें, एफबीडी का तो ये रूल ही है। उसके बाद इस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो बना लें, तो नीचे की तरफ लग रहा है 50 न्यूटन का फोर्स, फिर ऐसे लग रहा है इस तरीके से इंक्लाइंड, तो बच्चों कितना लग रहा है ये आपका n1, है ना। अब इसमें क्या है ना कि हमें इसकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, कितनी क्या डायरेक्शन है। देखो ये n1, तो इसका ये एंगल कितना है ये हमें देखना पड़ेगा कि ये एंगल कितना है बच्चों, है ना। तो आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि भाई ये वाला प्लेन का जो ये वाला एंगल है ये आपका 37 डिग्री है ना। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो यहाँ से आप देखो एंगल निकालना आना चाहिए, नहीं तो फिर काम नहीं बनेगा। ये एंगल 37 डिग्री है, और इससे जो नॉर्मल रिएक्शन है n1 वो ऐसे परपेंडिकुलर है, ये तो 90 डिग्री पे ना, ये मानते हो आप। अब ध्यान से देखो, अगर ये 90 डिग्री मतलब ये 90 डिग्री है, अब ये एंगल 37 है बच्चों, तो ये एंगल आप समझ पा रहे होगे, है ना, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल भी 37 डिग्री, और ये 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री, मतलब ये एंगल 53 डिग्री हो गया n1 का, n1 की डायरेक्शन जो है ना। तो इस तरीके से हमने n1 की डायरेक्शन निकाल ली। फिर हमें n2 की डायरेक्शन चाहिए, तो n2 की डायरेक्शन ऐसे है। अब ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है ये भी निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए आप ये वाला प्लेन देखें, ये प्लेन जो है इस ये n2 लगा रहा है ना, तो ये 53 डिग्री एंगल है, और ये n2 ऐसे लग रहा है,
और ये 90 है बच्चों। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं तो ये 53 है, तो ये भी 53 होगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 37 है ना। एंगल निकालने आना चाहिए, नहीं तो काम नहीं बनेगा। 37 डिग्री। अब देखो बच्चों, आपको इन फोर्सेस को तोड़ना है, क्योंकि इनका वेक्टर एडिशन क्या होना चाहिए, जीरो। क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है, क्योंकि ये पार्टिकल रेस्ट पर है ना। तो हमें इसके कंपोनेंट करो, तो एक हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट करो, एक वर्टिकल में कंपोनेंट करो। तो वर्टिकल को कैंसिल कर दो, हॉरिजॉन्टल को कैंसिल कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ना तो ये वर्टिकल में जा रहा है, ना ये हॉरिजॉन्टल में चल रहा है। तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज आल्सो जीरो एंड नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इज आल्सो जीरो। तो इसके कंपोनेंट करें तो बच्चों n1 का एक कंपोनेंट देखो आप। अब n1 के हम कंपोनेंट करेंगे तो n1 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, हॉरिजॉन्टल की इस डायरेक्शन में। तो ये कितना हो जाएगा, n1 cos 53। अब बच्चों आपको कंपोनेंट करना आना चाहिए, वैल्यू सब पता होना चाहिए, स्पेशल ट्राइंगल आपको आता है। तो n1 cos 53 जो है वो हो जाएगा cos 53 की वैल्यू 3/5। तो ये हो जाएगा n1 इंटू 3/5। तो ये फोर्स बचा। वैसे ही n1 का ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, n1 sin 53। तो ये हो जाएगा 4n1/5। वैसे ही n2 का ये ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा n2 का ये वाला देख लो पहले, जिसके साथ 37 है, तो ये cos 37। तो ये हो जाएगा 4n2/5। ये हो जाएगा sin 37। तो ये हो जाएगा 3n2/5। तो देखो बच्चों, ये सारे फोर्सेस हो गए। अब यहाँ पे डायग्राम गंदे हो जाएंगे है ना, तो उसका भी ख्याल रखना है अपन को। तो अब इसको देखो, हम यहाँ पे बना लेते हैं एक बार फिर से। तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन का। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों, ये 4n1/5 प्लस 3n2/5 है ना। तो हम लिख सकते हैं 4, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इनको ऐड कर दो, वेक्टर एडिशन आता है आपको। 4n1/5 प्लस 3n2/5। फिर यहाँ हॉरिजॉन्टल में कितना लग रहा है, 3n1/5। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में कितना लग रहा है, 4n2/5। अब क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पर है बच्चों, तो इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल को कैंसिल करना चाहिए, और वर्टिकल वाले कंपोनेंट वर्टिकल वाले को कैंसिल कर देना चाहिए। डायरेक्शन तो अपोजिट है। अब ये दोनों कब कैंसिल करेंगे, अगर हम हॉरिजॉन्टल लगाएं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के लिए सॉल्व करें, तो आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कर लो भाई। तो हॉरिजॉन्टल में खेल लेते हैं हम। हॉरिजॉन्टल में ये दोनों जो है वो बराबर होने चाहिए। तो 4n2/5 मस्ट बी इक्वल्स टू इन मैग्नीट्यूड 3n1/5, और डायरेक्शन तो अपोजिट है तो कैंसिल आउट तो कर ही देगा। तो यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हो गया। तो बच्चों यहाँ पे आप चाहो तो n2 की वैल्यू रख सकते हो 3n1/4। 4 डिवाइड हो जाएगा, तो n2 की वैल्यू आ गई n1 के टर्म्स में। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। अब एक वर्टिकल वाले में आप खेल लीजिए, तो वर्टिकल का सॉल्व कर लीजिए। तो वर्टिकल में हम अगर देखें सॉल्यूशन करें, तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहिए। मतलब 4n1/5 और प्लस 3n2/5 मस्ट बी इक्वल्स टू 50 न्यूटन। अब n2 की वैल्यू n1 के टर्म्स में है, लिख लीजिए। तो 4n1/5 प्लस यहाँ पे 3n1/4 करोगे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा बच्चों 9। ये हो जाएगा n2 की जगह n1 अपॉन 4 इंटू 5 हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 50 है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर है बच्चों, ठीक। अब यहाँ पे इसका अगर आप देखें तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो सॉल्व करने कितना आएगा, ये एलसीएम आ जाएगा 20, और यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो 16 प्लस 9, तो 16 प्लस 9 आ जाएगा बच्चों 25n1 है ना। अब ये डिपेंड करता है आपसे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, क्योंकि आपको क्या आना चाहिए बच्चों, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। अच्छा ये 25 है, 20 को उधर ले जाओ जो एलसीएम आया है। तो मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ, उधर लिख देता हूँ। तो ये 50 इंटू 20 हो जाएगा। तो यहाँ से 25 50 2 जा, तो n1 की वैल्यू देखो बच्चों आ गई 40 न्यूटन। तो हमारा एक नॉर्मल रिएक्शन आ गया 40 न्यूटन। फिर हमारा दूसरा नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो अगर आपको n1 की वैल्यू मिल गई है तो इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो 3 इंटू n1 दैट इज 40/4। तो ये 10 से जाएगा और ये 30 न्यूटन आ जाएगा। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ आवर प्रॉब्लम। तो दो नॉर्मल रिएक्शन लग रहे थे, दोनों नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमने निकाल दी है, दैट इज 40 न्यूटन एंड n2 इज 30 न्यूटन। तो आई होप बच्चों आपको अब सवाल समझ में आ रहे होंगे कि कैसे करना है। देखिए बच्चों, अब हम और क्वेश्चंस करते हैं इससे प्रैक्टिस। तो अब जैसे मान लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये इस तरीके से एक प्लेन है
बच्चों वॉल है एक, और एक इस तरीके से यहाँ पे वॉल है, ऐसे है ना, दोनों का लेवल जो है वो सेम है, और यहाँ पे एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ये है, तो ये बोला गया है कि इस प्लेन से जो सेंटर का एंगल है भाई हॉरिजॉन्टल से, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। तो आई होप आपको क्लियर होगा, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। ठीक बच्चों, अब इस जो बॉल है इसका जो मास है ये दिया गया है 10 केजी, 10 केजी है ना, ये इसका जो बॉल का मास है वो 10 केजी है। इसकी जो रेडियस है बच्चों वो 2 मीटर है, ये भी बताया गया है, ये जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। और आपको वही फाइंड ऑल द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ना, तो इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स पे, स्फीयर पे जितने भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हैं वो हमें निकालने हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो फिर से वही काम कि एफबीडी बनाए बिना तो काम नहीं बनेगा भाई, है ना, ये तो हमें बात समझ में आती है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे ऐसा करते हैं कि पहले तो हम एफबीडी बना लेते हैं। तो पहली बात, तो पहला फोर्स तो जो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो लगेगा ही। तो इसका मास 10 केजी है, तो ये mg फोर्स नीचे लग रहा है, mg का मतलब 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा बच्चों 100 न्यूटन, तो नीचे की तरफ 100 न्यूटन लग रहा है। अब मैंने आपको बताया था सर्कुलर ऑब्जेक्ट में जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो हमेशा सेंटर से पास करता है, तो ये एक कांटेक्ट है और ये एक कांटेक्ट है, तो ये आपका N1 नॉर्मल रिएक्शन, ये आपका N2 नॉर्मल रिएक्शन, और हॉरिजॉन्टल के साथ उनका एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि ये सेंटर से पास करते हैं हमेशा। तो N1 और N2 की वैल्यू बतानी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एफबीडी बनाना पड़ेगा। ये पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे रखा हुआ है स्फीयर, तो हम वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकालेंगे और उनको कैंसिल आउट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले हम एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर आप एफबीडी ड्रॉ करोगे इस स्फीयर का, तो यहाँ पे स्फीयर को एक पॉइंट मास मान लीजिए, नीचे की तरफ कितना लग रहा है बच्चों 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उसको बना लीजिए। N1 इस डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको ऐसे बना लीजिए। आपको पता है हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है, 60 डिग्री के एंगल पर है। और हम यहाँ पर इस तरीके से N2 बना लो, तो N2 भी हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री पर है बच्चों 60 डिग्री पर, ये भी हमें पता है। अब क्या करना है, कॉम्पोनेंट करना है, कॉम्पोनेंट करो भाई। तो N1 का ये वाला कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा N1 cos 60, N1 cos 60 मतलब cos 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2, तो ये हो जाएगा N1/2। फिर ये वाला जो है तो ये हो जाएगा बच्चों N1, अच्छा ये sin 60 होगा, तो sin 60 की वैल्यू है √3 N1/2 है ना बच्चों। फिर वैसे इसका कंपोनेंट, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा N2 sin 60, तो ये N2 sin 60 मतलब 1/2, तो ये N2/2 और ये प्लस हो जाएगा, तो N2 sin 60, तो √3 आ जाएगा, तो √3 N2/2, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको फिर से एक बार यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं ताकि यहाँ से हमें सिचुएशन क्लियर दिख जाए। तो ये बच्चों नीचे की तरफ है 100 न्यूटन का फोर्स, ऊपर की तरफ है आपका √3/2, मैं कॉमन ले लेता हूं दोनों से है ना, और अंदर लिख लेता हूं N1 + N2 है ना, इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब आपको √3/2 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लो भाई, और इधर बचा है N1/2 और यहाँ बचा है N2/2। अब देखो बच्चों, हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में खेलना है, तो हॉरिजॉन्टल सॉल्व करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, और वर्टिकल सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन मिलेगी। तो हॉरिजॉन्टल में अगर आप लगाओगे तो ये दोनों कैंसिल आउट करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पर है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो N1/2 मस्ट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड वाइज N2/2। तो हमें यहाँ से एक बात पता चल गई कि N1 और N2 तो बराबर है भाई, मतलब जितनी वैल्यू N1 की है उतनी वैल्यू N2 की है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। यानी एक निकाल लो, दूसरा अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि वही वैल्यू तो है। फिर आप वर्टिकल में लगाओ तो आपको वैल्यूज मिलेंगी। तो वर्टिकल में क्या होगा कि ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले को कैंसिल करना चाहिए, मतलब √3/2 N1 + N2 मस्ट बी इक्वल्स टू 100। अच्छा, अभी हमने देखा कि यहाँ पे N1 और N2 तो बराबर हैं, तो N1 N2 को N1 रख दो तो ये 2N1 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं √3/2 × 2N1 इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। तो यहाँ से 2 और ये 2 कैंसिल, तो N1 की वैल्यू आ गई, और यही N2 की वैल्यू भी है, दैट इज 100/√3 न्यूटन। तो दिस इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। तो ये बच्चों आपका आंसर है। आई होप आपको क्लियर होता जा रहा है कि इस ऐसे सवालों को जो फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है उनको रेस्ट पे रखना है, तो हॉरिजॉन्टल के अलग काट दो, वर्टिकल के अलग काट दो, दो इक्वेशन मिलेंगी, दो वेरिएबल होंगे, उनको सॉल्व कर डालो, है ना।
तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हो रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस हमें कैसे परफॉर्म करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहाँ पे दो इंक्लाइन प्लेन है, एक 30 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल से और एक 60 डिग्री पर। उसके बीच में 10 केजी की बॉल जो है उसको फंसा दिया गया है। तो आपको बोल रहा है इसमें जितने भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं उन सभी को निकालो। तो सबसे पहला फोर्स तो एफबीडी बनाना पड़ेगा इस 10 केजी का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे mg लगाओ। mg मतलब 100 × 10। तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 100 न्यूटन का नीचे फोर्स लगेगा mg का। और यहाँ पे एक कांटेक्ट है और यहाँ पे एक कांटेक्ट है, और ये हमेशा कहाँ से पास होता है बच्चों, सेंटर से, क्योंकि सर्कुलर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। तो ये वाले को आप मान लो N1 नॉर्मल रिएक्शन, और ये वाले को आप मान लो बच्चों कितना, N2, है ना। तो ये सेंटर से पास हो रहा है N2 नॉर्मल रिएक्शन। अब आप ध्यान से देखो तो इसकी डायरेक्शन हमें निकालनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले तो एफबीडी बना लेते हैं। तो एफबीडी जो है बच्चों वो कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे नीचे की तरफ तो कितना लग रहा है 100 न्यूटन। अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये पहले हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बना लें। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। तो इस डायरेक्शन में ये N1 लग रहा है, लेकिन ये कितना एंगल पे लग रहा है वो देखना पड़ेगा। तो N1 जो है वो 30 के इंक्लाइंड प्लेन से परपेंडिकुलर, मतलब ये हम बना लेते हैं। और ये आपका 30 डिग्री है इंक्लिनेशन। तो ये आपका बच्चों N1 है। तो यहाँ पे अगर आप पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल खींचोगे तो ये 30 है, तो ये 30 मिल जाएगा। और ये टोटल 90 था, तो ये कितना हो जाएगा 60। यानी ये N1 जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री के एंगल पर है। फिर हम N2 की बात करें तो N2 इस तरफ है बच्चों, इस तरीके से, ये N2 है। अब N2 हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हम दूसरा इंक्लाइंड प्लेन देखें। जो इंक्लाइंड प्लेन कितने डिग्री पर है बच्चों, 60 डिग्री पर है। तो इससे ये N2 है, N2 जो है वो इससे परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन खींचूं तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल 60 है क्योंकि करस्पॉन्डिंग है। और ये 90 है, तो ये कितना बचा 30। तो हॉरिजॉन्टल से जो N2 है वो कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो ये आपका एंगल हो गया 30 डिग्री। उसके बाद फिर हमें इसके कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। बॉडी तो रेस्ट पे है, फिर उसको इक्वेट करेंगे। तो N2 का ये वाला कंपोनेंट बच्चों, तो ये हो जाएगा N2 cos 30। cos 30 मतलब √3 N2/2। और ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका N2 sin 30। तो ये हो जाएगा N2/2। वैसे ही N1 का ऊपर वाला कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा N1 इंटू साइन 60। तो ये √3 N1/2, है ना। और ये हो जाएगा N1 cos 60। तो ये हो जाएगा N1/2, है ना। तो अगर इसको फाइनली यहाँ पे डायग्राम बना लें तो हमें ये दिख रहा है कि वर्टिकल में ऊपर की तरफ है √3 N1/2, यहाँ पे है √3 N2/2, यहाँ पे नीचे है 100 प्लस N2/2, और इस डायरेक्शन में है N1/2। अब देखो फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में खेलना है भाई, तो एक एक करके लगाते जाओ। सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल लगाइए। तो हॉरिजॉन्टल में अगर हम इक्वेशन प्लेस करेंगे तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होना चाहिए, मतलब N1/2 मस्ट बी इक्वल्स टू √3 N2/2। तो 2 और 2 कैंसिल, तो ये समझ में आएगा कि N1 जो है वो √3 टाइम्स N2 है। चलो ये बात हमें समझ में आ गई। या N2 जो है वो N1/√3 है, जो भी यूज करना होगा कर लेंगे हम। फिर हम वर्टिकल में लगाएं इक्वेशन। तो वर्टिकल में ये दोनों फोर्सेस भी कैंसिल आउट करना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं √3 N1/2 मस्ट बी इक्वल्स टू 100 प्लस N2/2, है ना बच्चों। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, N1 की वैल्यू जो है वो √3 N2 है। तो यहाँ पे पुट कर दो आप। तो N1 की वैल्यू √3 N2 पर हो, तो ये 3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 N2/2 इज इक्वल्स टू 100 प्लस N2/2, है ना। अब बच्चों इसको फर्दर यहाँ पे अपन सॉल्व करें तो देखिए N2/2 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3/2 N2 माइनस N2/2, तो N2 बचेगा केवल, है ना। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ भाई। देखो ये 3/2 मतलब ये 1.5 N2, ये आधा N2। तो 1.5 में से आधा जाएगा तो 1 N2 बचेगा। तो N2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो N2 की वैल्यू आ गई बच्चों 100 न्यूटन। फिर N1 की वैल्यू निकालनी है। तो N1 क्या है, √3 N2। तो N1 की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू √3 न्यूटन। तो देखो भाई इस तरीके से ये आंसर हमें निकालना। तो वही मैंने आपको बोला कि एंगल निकालने आना चाहिए आपको, फोर्सेस को डायग्राम सही बनाना आना चाहिए, फिर उसको तोड़ना सही आना चाहिए, और फिर इक्वेट करना आना चाहिए। तभी आपसे एनएलएम के क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे।
अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों को बड़े टफ लगते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हैं तो आपका एनएलएम का सवाल कोई रोक नहीं पाएगा, है ना, आसानी से बनेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, और कैसे इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आपको सिचुएशन दी जाए, ऐसे दो वॉल्स हैं बच्चों, उसके बाद यहाँ पे ये स्फीयर है इस तरीके से, है ना। स्फीयर का जो मास है 5 kg है, ये इसका सेंटर है। और ये कहा गया कि ये जो नीचे वाला स्फीयर है और इसका जो सेंटर है, उससे ये नीचे वाला जो वॉल है जहां पे ये स्फीयर कांटेक्ट में है, तो ये दूरी जो है बच्चों, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर स्फीयर की, है ना। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। और ये जो ऊपर वाली वॉल है ये, तो ये दूरी भी दी गई है, ये कहा गया ये 3 सेंटीमीटर, है ना। तो सेंटर से ऊपर वाली वॉल की जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है, और सेंटर से नीचे वाली वॉल की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है ना बच्चों। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपसे वही बोल रहा है कि फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, जितने भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं वो सब आप फाइंड करो। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जैसा कि हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि आप एफबीडी बना लो, मतलब जो फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक तो एमजी लगता है, उसको तो भूलना ही नहीं है। तो 50 × 10, 5 × 10, मास 5 है, जी 10 है, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा जो यहाँ से पास होगा, तो सेंटर से पास होगा, तो इस नॉर्मल रिएक्शन को हम N1 बोल देते हैं। यहाँ पे देखो, तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे पास होगा सेंटर से, इसको हम N2 बोल देते हैं। अब देखो बच्चों, एक सवाल हमने ऐसा और किया था जिसमें रेडियस दिया था, लेकिन रेडियस का कहीं यूज नहीं हुआ था वहां पे, लेकिन इस सवाल में इस रेडियस का यूज है। तो ऐसा नहीं समझना है कि हमेशा डाटा जो दिया जाता है वो आपका यूज नहीं होगा। पहले वाले सवाल में यूज नहीं था, उसमें सोच विचार करने में समय व्यर्थ कर सकता, लेकिन यहाँ पे यूज है। अगर ये रेडियस नहीं पता चलेगा तो ये एंगल नहीं निकाल पाओगे आप। देखो, तो ध्यान से देखो, तो ये N1 जो वाला डायरेक्शन लग रहा है, ये N1 का डायरेक्शन, ये सेंटर है, तो ये वाली दूरी 4 सेंटीमीटर है। और ये हॉरिजॉन्टल वाली जो दूरी है, ये और ये इस पॉइंट में जहां N1 लग रहा है, ये पूरी रेडियस है। रेडियस का मतलब ये 5 सेंटीमीटर है। तो ये एंगल आपको मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या कर सकते हो, आप साइन थीटा लगा सकते हो। साइन थीटा है 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्योंकि एंगल हमें चाहिए ना, तभी तो हम कंपोनेंट कर पाएंगे। तो ये दूरी है 4 और ये दूरी है 5। इसमें रेडियस का यूज है एंगल निकालने में, है ना, इसलिए यहाँ पर ये नेसेसरी डाटा है। पहले नहीं दिया गया था, पहले अननेसेसरी था, है ना। तो हमेशा याद रखना कि ऐसा नहीं होगा कि वो अननेसेसरी रहेगा। तो ये 4/5 होगा। 4/5 मतलब ये जो एंगल है ये 53 डिग्री है, ये हमें समझ में आता है। फिर N2 के भी आप निकाल सकते हो। ये जो है बच्चों, इस तरीके से सेंटर से ये पॉइंट पे N2 लग रहा है, तो ये तो 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये भी रेडियस ही है। यहां से लेके यहां तक की ये दूरी जो है वो रेडियस है। और यहाँ पे देखो, तो इसका ये वाली दूरी, ये 3 सेंटीमीटर दिया है आपको। तो अगर इसमें फिर से साइन थीटा लगाओगे आप, तो 3/5 आएगा, डेट इज 37 डिग्री। तो जो N2 की डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो 37 है। तो यहाँ पे रेडियस का उपयोग हुआ है डायरेक्शन निकालने के लिए, ध्यान रखना इस बात का। तो अब हम एफबीडी बनाते हैं बच्चों। फाइनल काम जो है अपना एफबीडी का ही है। तो यहाँ पे एफबीडी बनाए तो नीचे की तरफ जो होता है वो 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फिर इस डायरेक्शन में आपका बच्चों N1 लग रहा है। कितना एंगल बना रहा है, तो ये 53 डिग्री एंगल बना रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर आपका N2 ऐसे लग रहा है बच्चों, तो N2 हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है वो भी हमें पता है, 37 डिग्री बना रहा है। उसके बाद अब क्या काम बचा है, कंपोनेंट करने का। कंपोनेंट कर लीजिए। तो N2 का ये वाला जो कंपोनेंट है बच्चों, ये हो जाएगा N2 cos 37। cos 37 मतलब 4/5, तो 4 N2/5। ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा आपका बच्चों कितना, N2 sin 37, तो ये 3 N2/5। फिर बच्चों इस N1 का करोगे तो ये N1 का ये वाला कंपोनेंट है ना, तो ये हो जाएगा N1 cos 53। cos 53 मतलब 3 N1/5। और ये वाला है तो इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना बच्चों, N1 sin 53, तो 4 N1/5, है ना। तो इसको रिप्लेस करके हम इक्विवेलेंट डायग्राम बना सकते हैं। नीचे की तरफ 50 न्यूटन
ऊपर की तरफ जो है आपका 3n2/5 प्लस 4n1/5, राइट साइड 3n1/5, लेफ्ट साइड 4n2/5। अब क्या करना है, अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में खेलना है। तो लगाइए इक्वेशन, पहले हॉरिजॉन्टल कीजिए। तो हॉरिजॉन्टल में जब आप लगाओगे इक्वेशन तो बच्चों ये दोनों कैंसिल आउट करना चाहिए, मतलब 4n2/5 मस्ट बी इक्वल्स टू। तो देखिए बच्चों, जब आपने हॉरिजॉन्टल में कंपेयर किया तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से n2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो 3n1/4। अब इसको यूज कर लेंगे। अब हम वर्टिकल डायरेक्शन में सॉल्व करें, तो वर्टिकल डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे तो देखो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है बच्चों, 4n1/5 प्लस 3n2/5 मस्ट बी इक्वल्स टू 50 न्यूटन, है ना बच्चों। इसको फर्दर सॉल्व करो तो n2 की वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हो। n2 की वैल्यू 3n1/4, तो ये हो जाएगा आपका 4n1/5, है ना बच्चों, प्लस यहाँ पे n2 की जगह 3y करो तो 3 3 जा 9, n2 की जगह यहाँ पे n1/4 इंटू ये 20 इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। तो ये 16 प्लस ये हो जाएगा तो ये 25n1 आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो 20 है वो उधर मल्टीप्लाई करो तो 50 इंटू 20 आ जाएगा बच्चों ये। तो यहाँ से ये कैंसिल तो 2, तो n1 की वैल्यू कितनी आ गई देखो आप, n1 की वैल्यू आ जाएगी 40 न्यूटन। अब n1 की वैल्यू आ गई है तो n2 की वैल्यू निकाल सकते हो, n2 की वैल्यू ये है। तो n2 इज इक्वल्स टू 3n1, तो 3 इंटू 40/4, तो ये आ जाएगा 30 न्यूटन। तो इस तरीके से आपके आंसर यहाँ पे भी मिल जाएंगे, है ना। तो बच्चों अब मेरे ख्याल से इस टाइप के अगर आपको स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स दिए जाए तो बड़ी ही आसानी से आप इनको अब सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब हम इसके बाद इंक्लूड धीरे धीरे फोर्सेस और बढ़ाते जाएंगे और क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, है ना। लेकिन मेरे ख्याल से आज आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कैसे करना है, हॉरिजॉन्टल में कैसे तोड़ना है, वर्टिकल में कैसे तोड़ना है, वेक्टर डायग्राम कैसे बनाना है, एफबीडी कैसे बनाना है, ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी, है ना बच्चों। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लो। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन अब आपसे पूछा गया है, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना, 10 kg मास है। तो आपको वैसे ही पता है कि यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये स्फीयर का सेंटर है, तो एक तो mg फोर्स लगेगा, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। mg का मतलब 10 इंटू 10, तो ये हो गया 100 न्यूटन। और दूसरा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इसी लाइन के अबव, ऐसे ऊपर, क्योंकि टूवर्ड सेंटर लगता है ना नॉर्मल रिएक्शन सर्कुलर ऑब्जेक्ट में, तब वो 90 डिग्री पे होता है सरफेस। तो ये वाला अगर हम नॉर्मल रिएक्शन क्या मान लें बच्चों, n1, और एक सरफेस यहाँ पे कांटेक्ट में है, तो इसमें टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये टूवर्ड्स द सेंटर नॉर्मल ये लगेगा, तो ये आपका n2 हो गया, है ना। अब बेसिकली आपको एंगल निकालना पड़ेगा कि इसका एंगल कितना है, तभी तो इसको आप क्या कर पाओगे बच्चों। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला एंगल, ये दोनों लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब पैरेलल है, तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो आपको ये पता चल रहा है कि ये 60 डिग्री है, और ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। मतलब n2 का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो 30 डिग्री है। अब हम क्या करते हैं, एफबीडी बनाते हैं। तो एफबीडी बनाइए, एफबीडी में इसको पॉइंट मास मान लो, नीचे की तरफ mg मतलब 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बना लें, और n1 ऊपर की तरफ लग रहा है, और यहाँ पे आपका जो n2 है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो इसके दो कंपोनेंट हैं, एक ये वाला कंपोनेंट है, एक ये वाला कंपोनेंट है ना। तो ये हो जाएगा n2 साइन n2 cos 30, cos 30 मतलब आपका कितना हो जाएगा बच्चों, √3/2 n2, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा साइन 30, तो n2/2, है ना बच्चों। उसके बाद आप ध्यान से देखो, तो बस इतने ही फोर्सेस हैं, तीन ही फोर्सेस लग रहे हैं, ये हमें समझ में आ रहा है। फिर हमें ये पता है कि ये बॉडी कहीं नहीं जा रही, रेस्ट पर है, तो ये बॉडी रेस्ट पर है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तो नेट फोर्स 0 है। तो हॉरिजॉन्टल में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए और वर्टिकल में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए।
तो अगर हम इसमें सॉल्यूशन करें तो पहले हम हॉरिजॉन्टल को देखें, तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल में तो बेटा एक ही फोर्स है, दो फोर्सेस तो है नहीं जो एक दूसरे को कैंसिल आउट करें। इसका मतलब जो नेट फोर्स है √3/2 N2 वो 0 होना चाहिए, तभी तो बॉडी रेस्ट पे हो सकती है, नहीं तो रेस्ट पे नहीं होगी। उसको जब बैलेंस करने वाला नहीं है तो वो खुद ही 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब N2 की वैल्यू जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो ये वाले सरफेस कांटेक्ट में यहाँ पे कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा है, तो N2 की वैल्यू 0 हो गई। उसके बाद फिर ये N2 की वैल्यू 0 करके आप वर्टिकल में अगर लगाएंगे इक्वेशन, तो ये है N1 इज इक्वल्स टू, ये नीचे वाले फोर्सेस को कैंसिल करना चाहिए, तो N1 इज इक्वल्स टू mg मतलब 100 न्यूटन प्लस N2/2, बट N2 की वैल्यू जो है वो तो 0 है, तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? तो बच्चों N1 की वैल्यू हो जाएगी 100 न्यूटन, तो N1 बिकम्स 100 न्यूटन, तो ये आंसर है। अब इसमें दिक्कत ये होती है, बच्चों को ये समझने में दिक्कत होती है कि सर जहां भी कांटेक्ट होता है वहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगता है, सही बात है, तो उस नॉर्मल रिएक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, जबकि ये मिसकंसेप्शन। भाई कांटेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन लग सकता है, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसकी कोई वैल्यू आएगी, क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। जैसे यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं थी इसको रेस्ट में रखने के लिए, तो यहाँ पे N2 अपने आप 0 हो जाएगा। मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं ताकि वो सिचुएशन को सेटिस्फाई कर ले। तो यहाँ पे इसका कांटेक्ट में होने के कारण नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत पड़ी नहीं इस सिचुएशन में, यही बैलेंस कर देता है N1। तो भले ही वो कांटेक्ट में, लेकिन वहां पे नॉर्मल रिएक्शन जो है वो 0 है। मतलब समझने वाली बात ये है कि अगर कोई दो सरफेसेस कांटेक्ट में है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही लगेगा, उसकी कोई वैल्यू होगी ही होगी, है ना। तो ये आप ध्यान देना, वो 0 भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, तो इस बात को नोट करके लिख लो आप लोग। इसमें आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इट इज पॉसिबल दैट दैट the two surfaces the two surfaces are in contact but the normal reaction between them may be 0। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। तो कांटेक्ट में होने का मतलब नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी होगी। अगर सिचुएशन इस टाइप की है कि वहां पे उसकी कोई जरूरत नहीं है तो वो 0 भी हो जाता है। नॉर्मल रिएक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर सकता है, उसकी वैल्यू अपने हिसाब से बदल भी सकता है। ये चीज हम आगे भी देखेंगे अभी आने वाले समय में, तो आप देखेंगे कि ये नॉर्मल रिएक्शन बड़ा ही इंटेलिजेंट फोर्स है, ये अपने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बड़े ही आसानी से ढाल लेता है या चेंज हो जाता है ना, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोलते हैं इसको। तो अभी कुछ और न्यूमेरिकल्स हम करेंगे अभी सेकंड लॉ पर बेस्ड, वहां पे आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी, क्लियरली समझ में आएगी, है ना। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे और सवाल करते हैं।